जय हिंद। मैं हूं अरुण और मैं आपका स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। आज का हमारा भारतीय इतिहास का मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक है भारत में पुर्तगालियों का आगमन। अभी तक हम देख चुके हैं कि भारत में पुर्तगाली जो हैं वो किस कारण ऐसे क्या रहे थे उस समय पे ऐसी क्या घटनाएं घटी कि पुर्तगालियों को या यूरोप को भारत आना पड़ा। ये हम ऑलरेडी पार्ट 1 या इस मॉडर्न हिस्ट्री की जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें डिस्कशन कर चुके हैं। तो इससे पहले आप उस वीडियो को देखिए तो आपको चैप्टर ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जिसमें हम देख चुके हैं कि जो स्पेन ने अपना एक मिशन भेजा था कोलंबस को भेजा था, और कोलंबस ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में रास्ता भटक के पहुंच गए अमेरिका, और अमेरिका की खोज हो गई। पुर्तगाल से ही एक मिशन भेजा था प्रिंस हेनरी ने किसको भेजा? बार्थोलोम्यू डियाज। और बार्थोलोम्यू डियाज जो है वो जो उनके पास प्रिंस हेनरी के पास एक मैप था किसका? अफ्रीका के पश्चिमी तट का। इस मैप के सहारे वो पहुंच जाता है केप ऑफ गुड होप तक, जिसे उसने बार्थोलोम्यू डियाज ने नाम दिया था केप ऑफ स्टॉर्म, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे बहुत तूफान आ रहा था और वो यहाँ से वापस लौट जाता है। उसके बाद 1497 में ही पुर्तगाल एक दूसरा मिशन भेजता है 4 जहाज और 150 सैनिकों के साथ वास्को डी गामा को भेजता है। वास्को डी गामा यहाँ से केप ऑफ गुड होप होता हुआ पहुँच जाता है भारत। यहाँ तक की कहानी हम समझ चुके हैं और इससे आगे कहानी हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ से पुर्तगाल से होता हुआ केप ऑफ गुड होप होता हुआ और इधर इस रास्ते से कीनिया वाले रास्ते से भारत पहुँच जाता है मालाबार तट पे वास्को डी गामा। तो उससे आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। भारत में पुर्तगालियों का आगमन, आगे क्या क्या होता है। तो हमने देखा कि 1498 में क्या होता है, वास्को डी गामा पुर्तगाल का जो निवासी है, पुर्तगाल का नाविक है, वो कालीकट के तट पर पहुंच जाता है। मालाबार तट जिसको बोलते हैं, कालीकट एक बंदरगाह का नाम है, ठीक है। उस टाइम पे नाम था, अभी उसका नाम है कोझिकोड, जो कि केरल में एक जगह है, ठीक है। पुर्तगाल ये आते हैं 1498 में। अभी हम इसी विषय पे बात कर रहे हैं, इन तीनों विषयों पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये आगमन का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच। अभी हमारा विषय पुर्तगालियों के बारे में है। तो देखिए, 1498 में जब वास्को डी गामा कालीकट आता है मालाबार तट पे, उसके बाद क्या होता है, पुर्तगाल का उस टाइम पे जब 1498 में वास्को डी गामा मालाबार के तट पे आता है, तो उस टाइम पे जो उसका वास्तविक देश है किसका? वास्को डी गामा का। कौन सा देश? पुर्तगाल। तो पुर्तगाल का शासक होता है एमेनुअल प्रथम। ये नाम एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। एमेनुअल प्रथम जो था, प्रथम का मतलब है कि इस नाम का दूसरा शासक भी हुआ है, तो द्वितीय हो जाएगा। तो एमेनुअल प्रथम उस टाइम पे पुर्तगाल का शासक था। और भारत में जो केरल वाला हिस्सा था, वहाँ का एक लोकल राजा था या शासक था जिसको उपाधि दी गई थी जैमोरिन की। तो उस टाइम पे पुर्तगाल में कौन था? एमेनुअल, और भारत में था जैमोरिन, ठीक है। तो वास्को डी गामा जब आता है व्यापार करता है, लेकिन जो जैमोरिन है वो वास्को डी गामा को कोठी लगाने की, कोठी का मतलब होता है व्यापारिक केंद्र, एक ऐसा घर बना लें, महल बना लें, अड्डा ठिकाना बना ले, या उसको फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, एक ऐसा केंद्र बना ले जहाँ से कि हम बिजनेस कर सकें, पोर्ट के आसपास अपना सामान इकट्ठा करें और उसे पुर्तगाल लेके जा सके। तो जैमोरिन ने वास्को डी गामा को कोठी बनाने की अनुमति नहीं दी। इसका स्वागत तो किया, जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा कि स्वागत तो बहुत किया वास्को डी गामा का, क्योंकि जैमोरिन को एक अल्टरनेट ऑप्शन मिल रहा था अरब वासियों के खिलाफ व्यापार करने का। लेकिन अरब का प्रभुत्व जो था, अरब व्यापारियों का प्रभुत्व इतना ज़्यादा था कि जैमोरिन ने वास्को डी गामा को कोठी बनाने की अनुमति नहीं दी। कब? 1498 में, जब पहली बार वास्को डी गामा भारत आया। उसके बाद क्या हुआ कि 1498 में ही पुर्तगाल में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। पुर्तगाल में ही व्यापारिक कंपनी की स्थापना कर दी जाती है और जिसका नाम होता है एस्तादो दी इंडिया। यहाँ नाम याद रखिएगा। पुर्तगाल में व्यापारिक कंपनी की स्थापना हो जाती है भारत से व्यापार करने के लिए, जिसे हम कहते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और उस पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी क्या नाम है? एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया ये पुर्तगाली कंपनी का नाम है, ठीक है। और ये पुर्तगाली ही कंपनी ही सन 1500 में भेजती है, कि सन इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम इम्पोर्टेंट है। पेड्रो अल्बरेज को भेजती है। किसको भेजती है? पेड्रो अल्बरेज को भेजती है सन 1500 में पेड्रो अल्बरेज को भेजती है। और इस बार लेके भेजती है नौसैनिक जहाज, तोपें, पूरी नौसेना, अपने नौसेना के बेड़े के साथ आता है पेड्रो अल्बरेज। मतलब इसका इस बार जो मकसद था, वो मकसद था कि हम किसी तरह से वहाँ से अरब का जो प्रभुत्व है हिंद महासागर में या अरब सागर में, उसको कम करेंगे और अपनी कोठी की स्थापना करेंगे। तो पेड्रो अल्बरेज जो हैं वो पहुँचते हैं कोचीन और कन्नौर के शासकों से आके मिलते हैं। कब? 1500 में कोचीन और कन्नौर के शासकों से मिलते हैं। और मिलने के बाद वो ये चीज़ नोट करते हैं, उनके संज्ञान में ये बात आती है कि यहाँ के जो शासक हैं उसमें आपसी मतभेद है। यहाँ के जो भारत के शासक हैं, जो लोकल रूलर्स हैं, उनमें आपस में मतभेद है और इसका फ़ायदा उठा सकता है पुर्तगाल या पेड्रो अल्बरेज, ठीक है। और पेड्रो अल्बरेज ने जो है अपनी पूरी नौसेना के साथ आए थे, तो उनके जो भिड़ंत भी हो जाती है अरब सागर में,
या कहिए हिंद महासागर का हिस्सा है अरब सागर, तो हिंद महासागर में अरब के जहाज़ों के साथ उनकी भिड़ंत हो जाती है। किसकी? पेड्रो अल्बरेज की, जो कि अपने पूरे बेड़े के साथ आया था। और उनकी नौसेना जो थी पुर्तगाल की, वो कुशल थी, उनके सैनिक ज़्यादा कुशल थे। किसके मुकाबले? अरब के मुकाबले। तो पेड्रो अल्बरेज क्या करता है? भिड़ंत होती है और एक जहाज़ को भी पकड़ लेता है, अरब के एक जहाज़ को पकड़ लेता है और भारतीय शासकों को जो है उस जहाज़ को गिफ्ट में दे देता है। कौन? पेड्रो अल्बरेज। ये घटना हो रही है हमारी 1500 के आसपास, ठीक है। सन इंपॉर्टेंट नहीं है, सन आजकल एग्जाम में कोई नहीं पूछता है। फिर क्या होता है कि 1502 में फिर से भारत में आता है वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा इस बार भारत में आता है। उसका एक उद्देश्य होता है, एक अपना वहाँ से चलता है जब पुर्तगाल से, तो एक टारगेट लेके चलता है। और टारगेट क्या है कि इस बार भारत में जाना है और एक व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री या हमारा जो हम बिजनेस करेंगे उसका एक केंद्र स्थापित कर देना है। तो ये मकसद है इस बार वास्को डी गामा का भारत आने का, क्या? व्यापारिक कोठी को स्थापित करना। कौन आ रहा है? 1502 में वास्को डी गामा दोबारा आ रहा है। और जब इस मकसद को लेकर वास्को डी गामा भारत आता है तो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और पहली कोठी बना देता है कोचीन में। कोचीन कहाँ है? केरला में, मालाबार तट पे। तो भारत में प्रथम कोठी जो बनाई पुर्तगालियों ने, उसका नाम है, उस सन का नाम है 1503 और जगह का नाम है कोचीन, और बनाने वाले बंदे का नाम है वास्को डी गामा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पुर्तगाल ने भारत में पहली कोठी कहाँ बनाई थी जी? कोचीन में बनाई थी 1503 में। ये वाली डेट भी इंपॉर्टेंट है और वास्को डी गामा ने बनाई थी। और ऐसा ही नहीं कि वास्को डी गामा 2 बार भारत आया, वास्को डी गामा तीसरी बार भी भारत आता है। कब? 1524 से 27 के बीच में। और 1524-27 में बताओ भारत में क्या हो रहा होगा? कुछ याद आ रहा है? 1524-1527 देखिए, इस टाइम भारत में बाबर जो है भारत पे आक्रमण कर रहा है और पानीपत का युद्ध चल रहा है। उस टाइम वाला समय है, ठीक है। ये उस टाइम वाला समय है जब बाबर का युद्ध होता है और बाबर जो प्रभुत्व होता है, मतलब मुगलों की सल्तनत आ जाती है भारत में और पानीपत का युद्ध होता है। तो उसी समय में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आते हैं और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है 1527 में वास्को डी गामा की। तो वास्को डी गामा भारत में 2 बार नहीं 3 बार आए थे। 1524 से 27 तक भी भारत में वास्को डी गामा आया था, ठीक है। अब जो ये पुर्तगाल से लोग आ रहे हैं व्यापार करने के लिए, इनके उद्देश्य क्या हैं? देखिए, एक चीज़ तो हमने समझ ली कि मसाले का व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, तो एक उद्देश्य तो इनका ऑब्वियसली व्यापारिक है। इनके आने का एक उद्देश्य तो है व्यापारिक। ये भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आ रहे हैं। कौन सा व्यापार? मसाले और अन्य वस्तुओं का। उसमें वस्त्र भी हैं और अन्य जरूरी सामान की वस्तुएं हैं, तो उन सब का व्यापार करने आ रहे हैं। ये तो ऑब्वियसली सबको पता है, व्यापारिक इनका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य इनका है धार्मिक प्रचार प्रसार करना। देखिए क्या होता है धार्मिक प्रचार प्रसार करने ये क्यों आ रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये जगह है यहाँ पे एक पुस्तुनतुनिया, और पुस्तुनतुनिया जो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी होती थी, और उस राजधानी पर कब्जा कर लेता है हमारा यहाँ से जो ये है ओटोमन एम्पायर पुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लेता है। और पुस्तुनतुनिया था अरब वासियों का धार्मिक केंद्र। तो जब इनके धार्मिक केंद्र पर कब्जा हो जाता है तो ये एक और उद्देश्य लेके भारत आते हैं। वो उद्देश्य क्या होता है? धार्मिक प्रचार प्रसार करना, कि देखिए वहाँ से तो हमारे पैर उखड़ गए हैं, हम अपने धर्म को भारत में जाके फैलाएंगे। तो 1453 में पुस्तुनतुनिया पर जो उस्मानियों का अधिकार हो गया, उसकी वजह से ये भारत में एक धार्मिक उद्देश्य लेकर भी आए। और वो धार्मिक उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का, ईसाइयत का, ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत में प्रचार प्रसार करना। तो 2 उद्देश्य हो गए। तो व्यापारिक उद्देश्य है, धार्मिक उद्देश्य, एक राजनीतिक उद्देश्य भी। राजनीतिक उद्देश्य क्या है कि हम हिंद महासागर में प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। कौन? पुर्तगाली ये चाहते हैं कि हिंद महासागर में हमारा प्रभुत्व हो जाए। अब तक हिंद महासागर में किसका प्रभुत्व है? हिंद महासागर में जो प्रभुत्व है थोड़ा मोड़ा जो भी व्यापार करते हैं वहाँ से करते हैं अरब के व्यापारी। तो अरब के व्यापारियों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं और इन्होंने ऐसा किया भी। इन्होंने हिंद महासागर पे पूरा प्रभुत्व जमा लिया। और एक समय ऐसा था जब हिंद महासागर को पुर्तगाली महासागर कहा जाने लगा। इतना प्रभुत्व हो गया था इनका, किनका? पुर्तगालियों का। और पुर्तगालियों ने एक नीति चलाई थी जो हम आगे पढ़ेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पुर्तगालियों ने चलाई और कार्टेज व्यवस्था भी चलाई। कार्टेज व्यवस्था क्या थी कि हिंद महासागर में कोई भी जहाज अगर जाएगा तो वो पुर्तगालियों से, जो पुर्तगाली सरकार है, पुर्तगाली गवर्नर है, उससे परमिट लेके जाएगा। और उस परमिट के बिना अगर वो कोई भी जहाज उस क्षेत्र में पाया जाता है तो उसको लूट लिया जाता था। और लूटते कौन थे? देखिए, जब इनका आधिपत्य है तो लूटने वाला ऐसा तो है नहीं कि वहाँ लुटेरे घूम रहे हैं, ठीक है। तो लूटने वाले लोग भी पुर्तगाली ही थे। ये क्या करते थे? जिसके पास परमिट नहीं होता था उसको लूट लेते थे और नाम लगाते थे किसी और ने लूट लिया। तो कार्टेज व्यवस्था के अंतर्गत ये परमिट देते थे। उस परमिट के थ्रू ये एक सुरक्षा मुहैया कराते थे पूरे हिंद महासागर में, इसलिए उसको पुर्तगाली महासागर कहा जाने लगा। और उस सुरक्षा मुहैया कराने के लिए क्या करते थे? ये टैक्स लेते थे, कार्टेज देते थे, पास देते थे। और इवन भारत का जो उस टाइम पे केंद्र सत्ता थी, उस केंद्र सत्ता को भी, जो दिल्ली की केंद्र सत्ता थी, चाहे वो अकबर क्यों ना हो, अकबर को भी ये कार्टेज व्यवस्था का पालन करना पड़ता था, कार्टेज लेना पड़ता था। तो देखिए इतना प्रभुत्व हो गया था हिंद महासागर पर। तो 3 उद्देश्य थे इनके, व्यापारिक, धार्मिक और राजनीतिक। या आई होप आप समझ गए होंगे।
तो जब पुर्तगाली भारत में आए और 1503 में पहली कोठी स्थापित कर ली, हिंद महासागर पे प्रभुत्व हो गया, तो अब पुर्तगाली क्या सोचते हैं कि भाई हम भारत की ज़मीन पर जो है राजनीतिक हस्तक्षेप भी करें। और राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए उन्होंने क्या किया कि भारत में एक गवर्नर बना के या वायसराय बना के भेजने शुरू कर दिए। तो जो पहला वायसराय या गवर्नर कहिए या वायसराय कहिए जो पुर्तगाल ने बना के भेजा, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये। भारत में आने वाला पहला गवर्नर जो पुर्तगाल का था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को सोच के ये मत समझिए कि फ्रांस का था, ये फ्रांसिस का नहीं है, ये भैया पुर्तगाल का है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये कब आया? 1505 में। कब तक रहा? 1509 तक। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। 1505 से 1509 तक आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, पुर्तगाल का पहला गवर्नर जो भारत में आता है। और एक बहुत ही बड़ा काम आके करता है। क्या? ये ब्लू वाटर पॉलिसी चला देता है। ब्लू वाटर, यहाँ ब्लू वाटर का मतलब हिंद महासागर से है, इंडियन ओशन पॉलिसी आप इसको कह सकते हैं। और इंडियन ओशन पॉलिसी क्यों चलाता है? कि भाई हमें हिंद महासागर को अरब के प्रभुत्व से मुक्त कराना है। जो अरब व्यापारी हैं उन्हें यहाँ से खदेड़ना ही पड़ेगा, तभी हम भारत के साथ जाके बिजनेस कर पाएंगे और अपना प्रभुत्व जमा पाएंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है हिंद महासागर में। क्यों चला देता है? क्योंकि भाई इनकी नौसेना जो है, नौसेना बेड़ा अधिक कुशल है, ये अधिक कुशल है अरब वालों के मुकाबले, इनकी नौसेना ज़्यादा कुशल है। तो इनकी अरब वालों से हो जाती है भिड़ंत। तो अरब वालों से भिड़ंत कैसे होती है? देखिए, टर्की के जो व्यापारी थे, मिस्र के जो व्यापारी थे, प्लस गुजरात का जो शासक था भारत का, क्योंकि अरब व्यापार करते थे अरब के लोग, तो उसमें टर्की, मिस्र और गुजरात, इन तीनों की सेनाएं एक तरफ हो जाती हैं और फ्रांसिस्को दी अल्मीडा एक तरफ हो जाता है। इनमें हो जाती है भिड़ंत। अरब सागर में गुजरात का शासक की लोकल शासक जो था उसकी सेना, प्लस टर्की की सेना, प्लस मिस्र की सेना, तीनों नाम याद रखिए, गुजरात, टर्की, मिस्र, वर्सेस फ्रांसिस्को डी अल्मीडा में युद्ध होता है और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जीत जाता है और पूरे हिंद महासागर पर हो जाता है पुर्तगाल का। देखिए यहाँ पे होती है भिड़ंत। अरब का जो ये वाला जगह है इसका नाम है टर्की, टर्की ये वाली जो जगह है इसका नाम है मिस्र, टर्की, मिस्र। देखिए ये जो हमारी गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे यह टर्की और यह लाल सागर में यहाँ है मिस्र। तो यहाँ के व्यापारी बिजनेस करने आते थे इस रास्ते से, और प्लस किससे बिजनेस करते थे? गुजरात के साथ करते थे वो बिजनेस, मसाले प्लस रेशम का, कपड़े का। तो इन्हीं के इन तीनों की सेना एक तरफ और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जो नौसेना है वो एक तरफ, और यहाँ पे होती है भिड़ंत और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जीत जाता है और पूरे हिंद महासागर पर प्रभुत्व हो जाता है। किसका? पुर्तगाल का, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का, अकॉर्डिंग टू द ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी, आई होप। ये मैप तुमने देख ही लिया है पहले। ठीक है, फिर दूसरा गवर्नर आता है 1509 में। 1509 में चला गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वापस चले गए, तो दूसरा गवर्नर आना पड़ेगा। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा नाम याद रखेगा अल्फांसो द अल्बुर्क। अल्फांसो द अल्बुर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसे कहा जाता है वास्तविक पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक। देखिए अब तक क्या हो रहा था, अब तक जो फ्रांस बोल रहा हूँ मैं गलती से, पुर्तगाल का जो अब तक मेन उद्देश्य था वो था हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व जमाना। हिंद महासागर में तो प्रभुत्व जमा दिया किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। सब सेनाएं वहाँ पे हरा दी, उनको इधर उधर भगा दिया सबको, अरब वालों को, अरब वाले व्यापारियों को। तो अब जो दूसरा ऑब्जेक्टिव बचा है वो ऑब्जेक्टिव बचा है कि भी भारत की जो धरती है, जो ज़मीन है, उस पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया जाए, वर्चस्व बढ़ाया जाए, राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाए, वहाँ पे अपनी कोठियाँ और बनाई जाएँ और जगहों को अपने अधिकार में ले जाएँ। तो वही उद्देश्य लेके आता है फ्रांसिस्को दी अल्फांसो दी अल्बुकर्क। पहले वाले का नाम क्या था? पहले वाले का नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। अल्मीडा याद रखिए यहाँ पे, और यहाँ पे याद रखिए आप अल्बुकर्क। दूसरे वाला है अल्फांसो दा अल्बुकर्क जो 1509 में आता है, और इसे कहा जाता है वास्तविक पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक। क्यों? क्योंकि इसने राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वास्तविक पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक कौन है? अल्फांसो दा अल्बुकर्क। ठीक है, तो ये क्या करता है? सबसे पहले 1510 में, 1509 में आया और 1509 तक जो पुर्तगाल है उसकी कोठी या मेन जो ठिकाना था जहाँ से वो बिजनेस कर रहे हैं वो कहाँ था? जो बनाया था वास्को डी गामा ने कोचीन में, कोची ही में था। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया? गोवा पर कब्जा कर लिया। किसने? 1510 में गोवा पर विजय प्राप्त कर लेता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। किसको हराता है? गोवा के पास एक जगह है बीजापुर, और बीजापुर का जो लोकल शासक था उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यूसुफ आदिल शाह को हरा के अल्फांसो द अल्बुकर्क कब्जा कर लेता है किसके ऊपर? गोवा के ऊपर, 1510 में। और देखिए 1510 से लेके विजय करने के बाद से लेके सबसे आखिर तक जितने भी विदेशी कंपनियां भारत में हैं इसमें सबसे आखिर तक पुर्तगाल रहता है। आता भी सबसे पहले है और जाता सबसे बाद में। 1961 तक गोवा पे पुर्तगाल का कब्जा था।
ठीक है। पुर्तगाल का आधिपत्य था 1961 तक गोवा में, 1961 तक। तो पुर्तगाली आते भी पहले हैं और जाते भी सबसे बाद में, इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरी, इन्होंने पुर्तगालियों ने अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा पे कब्जा कर लिया। दूसरा काम अल्फांसो द अल्बुकर्क ने क्या किया कि इन्होंने एक विवाह नीति बना दी। विवाह नीति क्यों बनाई? देखिए, जो हमारा पुर्तगाल है, जो ये पुर्तगाल है, देखिए पुर्तगाल यहाँ पे एक छोटा सा देश है, उनकी जनसंख्या वैसे ही कम है। ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है, ये है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल छोटा सा देश है, तो इन्होंने क्या सोचा कि जो हमारे सैनिक भारत में आ रहे हैं उनका विवाह कर देते हैं भारत की स्त्रियों से। तो ऐसी विवाह नीति बनाई कि भाई जो हमारे सैनिक हैं, हमारे व्यापारी हैं और जो हमारे साथ पुर्तगाल के लोग आए हैं वो भारत की महिलाओं से विवाह कर सकते हैं। और कौन सी महिलाओं से विवाह कर सकते हैं ये भी इन्होंने दिमाग लगाया और सोचा कि भारत में जो विधवा हो जाती हैं स्त्रियां, उन्हें विवाह करने का अधिकार नहीं है, वो समाज में उपेक्षित हैं। तो अगर हम ऐसी स्त्रियों से विवाह करेंगे जो समाज में उपेक्षित हैं, जो समाज में जिनको कोई स्थान प्राप्त नहीं है, तो उससे क्या होगा, हमें एक सामाजिक वर्चस्व मिलेगा, समाज में हमारी क्या कहते हैं, हमारी जो मान की वृद्धि होगी, वाहवाही होगी। तो ऐसा एक विवाह नीति बनाते हैं कि जो हमारे पुर्तगाल के निवासी सैनिक व्यापारी जो आ रहे हैं वो भारतीय विधवा स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं। भारतीय विधवा स्त्रियों से विवाह करने में पुर्तगालियों को कोई दिक्कत नहीं है। उससे दो फायदे होंगे, एक तो जनसंख्या वृद्धि होगी पुर्तगाल की भारत में, क्योंकि जो भारतीय महिला जो है वो पुर्तगाल निवासी से विवाह कर लेगी तो वो पुर्तगाली हो जाएगी और उसके बच्चे पुर्तगाली हो जाएंगे, प्लस एक सामाजिक हस्तक्षेप समाज में हो जाएगा और भारतीय समाज की गुडविल भी मिलेगी, क्योंकि भारतीय विधवा स्त्रियों से विवाह कर रहे हैं जो कि समाज में उपेक्षित हैं। तो दूसरा विवाह नीति का काम किया जो कि सफल भी हुई, ठीक है। और तीसरा काम जो किया अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, वो 1511 में मलक्का पर नियंत्रण कर लिया 1511 में। देखिए मलक्का कहाँ है, आपको पता है मलक्का कहाँ है? मलक्का इंडोनेशिया के पास में है, एक वाटर स्टेट है मलक्का स्टेट, और उसे हम एशिया का द्वार भी कहते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मलक्का स्टेट का है, देखिए ये है हमारा इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, जिसे हम मसालों का द्वीप भी कहा जाता है। इस पूरे इंडोनेशिया को मसालों का आइलैंड कहते हैं, ठीक है, स्पाइस आइलैंड। और ये हमारा मलेशिया, ये हमारा इंडोनेशिया, ये मलेशिया को उस टाइम मलाया कहते थे, ठीक है, मलाया कहते थे, मलाया। और श्रीलंका को कहते थे सिलोन, ठीक है। तो उस टाइम पे मलाया और सुमात्रा के बीच में जो ये वाटर स्टेट आपको दिख रही है, मैं पेन से बना देता हूँ यहाँ पे, देखिए जो ये आपको ये वाली स्टेट दिख रही है, इस जगह का नाम है मलक्का। क्या नाम है? इस जगह का नाम है मलक्का वाटर स्टेट। ये अभी भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा बिजनेस चाइना का शिरास्ते से होता है। तो मलक्का पर कब्जा कर ले, तो मलक्का पर, ये जो मलक्का है, मलक्का जल संधि, मलक्का पर आधिपत्य हो जाता है किसका? पुर्तगाल का। पुर्तगाल में भी कौन इस पर आधिपत्य करता है? उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि दूसरा गवर्नर जनरल है, दूसरा गवर्नर या वायसराय है 1511 में। और ये यहीं पर नहीं रुकता, 1515 में क्या करता है, हरमूज पर भी नियंत्रण कर लेता है। देखिए हरमूज कहाँ है, तो हरमूज है, देखिए ये हमारा अरब सागर है, ठीक है, ये अरब सागर आपको दिख रहा है, इधर दिख रहा है आपको ईरान, ये दिख रहा है आपको अरब में ये ओमान दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है यूएई, ये दिख रहा है सऊदी अरब। और यहाँ पे जो ये वाली खाड़ी है इसका नाम है ओमान की खाड़ी, और ये वाली जो खाड़ी है इसका नाम है फारस की खाड़ी। और इनको बीच में जो ये आपको ये वाली जगह दिख रही है, पतला सा समुद्री में रास्ता दिख रहा है, मार्ग, इस जगह का नाम है हरमूज वाटर स्टेट या हरमूज जल डमरू मध्य। तो इस हरमूज नामक जगह पर भी कब्जा कर लेता है कौन? इस हरमूज पर भी कब्जा कर लेता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हरमूज पर भी कब्जा कर लेता है, कब्जा कर लेता है, जो कि अरब का एक मुख्य व्यापारिक मार्ग है। तो देखिए एशिया का जो द्वार है इंडोनेशिया में मलक्का, और अरब का जो व्यापारिक मार्ग है हरमूज, दोनों पर कब्जा हो गया है किसका? अल्फांसो डी अल्बुकर्क का, या कहिए कि पुर्तगाल का। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पुर्तगाल का आधिपत्य यहाँ भी हो गया है, यहाँ भी एक क्षेत्र राज है, और इस वाले बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में भी पुर्तगाल का एक आधिपत्य हो गया है, और हिंद महासागर में तो ऑलरेडी है ही। और 1560, 1550, 1560 के दशक में इसने कोचीन में अपनी कोठी बना ली है, किन्नौर में कोठी बना ली है, दमन और दीव पर भी कब्जा हो गया, जो हम अभी देखने वाले हैं, तीसरे शासक ने किया था। मद्रास और हुगली कहाँ है? बंगाल में है। और मद्रास हमारा जो चेन्नई है, ठीक है, चेन्नई पर भी कब्जा हो गया है, जो तमिलनाडु में है, वहाँ पर भी इनकी कोठी बन गई है, हुगली में कोठी बन गई है। सालसेट द्वीप क्या है? जो वर्तमान मुंबई या है, जो जब बम्बई कही जाती थी, सालसेट द्वीप पर ही है बम्बई, वहाँ पर भी पुर्तगाल का आधिपत्य है। और हरमूज और मलक्का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इतनी जगहों पर इनकी कोठियाँ बन जाती हैं। तो देखिए इनका राजनीतिक हस्तक्षेप भी काफ़ी हो गया है 1550 और 60 आते आते, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ,
मार्क कर लेते हैं। हुगली पर इनकी कोठी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं चेन्नई मद्रास में इनकी कोठी है। मलक्का में इनका आधिपत्य है। हरमुज में इनका आधिपत्य है। किन का आधिपत्य है? पुर्तगालियों का। यहाँ पे दमन द्वीप, सालसेट द्वीप और ये कोचीन और किन्नौर, इतने क्षेत्र में इनकी कोठियाँ स्थापित हो चुकी हैं। ठीक है, कब? 1550 और 60 आते आते। ठीक है, उसके बाद आता है नीनो डी कुल्ला, एक पुर्तगाली शासक। नीनो डी कुल्ला, तृतीय गवर्नर कह सकते हैं इसको। डेट और डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है। नीनो डी कुल्ला, इसने जो काम किए 2-3 वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या काम करा जी? इन्होंने क्या किया कि अब तक जो पुर्तगाल की जो कोठी थी या मेन व्यावसायिक केंद्र था वो था कोचीन, जो कि बनाया था किसने? वास्को डी गामा ने 1503 में पहली कोठी स्थापित की थी, वो इनका मुख्यालय था। लेकिन अभी क्या किया? कोची से मुख्यालय को शिफ्ट कर दिया गोवा में, क्योंकि गोवा पे ऑलरेडी ना कब्जा हो गया था, तो गोवा में अपना मुख्यालय शिफ्ट कर देता है 1530 में। कौन? नीनो डी कुन्ना। अब इनका मुख्यालय बन जाता है गोवा और अंत तक 1561 तक इनका मुख्यालय गोवा ही रहता है। 1530 में कौन? नीनो डी कुन्ना शिफ्ट कर देता है कोची से गोवा को। इंपॉर्टेंट है बात। 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लेते हैं, मैंने आपको बता दिया। 1539 में दमन पर भी अधिकार कर लेते हैं, तो द्वीप और दमन पर भी इनका अधिकार हो गया है। ठीक है, दमन कहाँ पे है? दमन जो है हमारा गुजरात के तट पर स्थित है और द्वीप गुजरात के तट पर ही एक द्वीप है। दोनों ही आज की तारीख में केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट घटना और घटती है पुर्तगाल के टाइम पे ही। एक जो ईसाई मिशनरी या ईसाई धर्मगुरु आते हैं भारत में, इनका नाम है सेंट जेवियर। नाम इम्पोर्टेंट है। जो प्रचार प्रसार करना भी इनका उद्देश्य था ईसाई धर्म का, ईसाइयत का, तो उसका प्रचार प्रसार करने के धर्मगुरु आते हैं भारत में, इनका नाम है सेंट जेवियर। एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंट जेवियर किस गवर्नर के काल में भारत आते हैं? तो जिस गवर्नर के काल में भारत आते हैं उसका नाम है अल्फांसो डी सूजा। अल्फांसो डी सूजा एक पुर्तगाल के गवर्नर हैं जिनके काल में, शासन काल में आते हैं भारत में। कौन? सेंट जेवियर। ये तारीख भी इंपॉर्टेंट है, नाम भी इंपॉर्टेंट है, तारीख तो यहाँ है ही नहीं। तो सेंट जेवियर आते हैं अल्फांसो डी सूजा के काल में भारत में आते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि इस पूरे क्षेत्र में, इस वाले पूरे क्षेत्र में अब कब्जा है पुर्तगाल का। तो जब कब्जा है तो उसका फ़ायदा भी उठाएंगे, टैक्स भी लगाएंगे। तो एक कार्टेज प्रणाली शुरू कर देते हैं। कौन सी प्रणाली शुरू कर देते हैं? जिसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, कार्टेज या परमिट प्रणाली। ये क्या बोलते हैं कि भाई हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब वाले सागर में, अरब सागर में कोई भी जहाज जाएगा तो उसे पुर्तगाली का जो शासन है, पुर्तगाल का जो गवर्नर है, उससे लेना पड़ेगा परमिट। ठीक है, परमिट किसके लिए लेना पड़ेगा? कारण क्या है कि उनको सुरक्षा प्रदान करी जाएगी, और अगर सुरक्षा परमिट नहीं लेते तो जहाज को लूट लिया जाएगा। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं हो, लूटेंगे यही। तो ये एक तरह से लुटेरे भी थे। तो ये उस परमिट के बदले में क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। पूरे हिंद महासागर में इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में। और भारत का जो शासक इस टाइम पे था, कौन था? देखिए, इस टाइम पे कौन शासक होगा? भारत का शासक था अकबर द ग्रेट, और अकबर द ग्रेट को भी ये परमिट लेना पड़ता था। वो दूसरी बात है कि इस परमिट के बदले में अकबर को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन ये भैया परमिट तो लेना ही पड़ता था। कार्टेज प्रणाली का मानना ही पड़ता था अकबर को, क्योंकि भारत की नौसेना बिल्कुल भी मजबूत नहीं थी। भारतीय नौसेना बेड़े में कुछ भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या हो कि पुर्तगाली जो कंपनी थी वो 1560 के बाद धीरे धीरे अपने पतन की ओर चली गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका पतन होने लगा, और दूसरी जो कंपनियाँ आई, डच आए, अंग्रेज आए, उनका आधिपत्य ज़्यादा होने लगा। तो पुर्तगाली कंपनी के पतन के कारण क्या थे? उन कारणों को हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखने के लिए एग्जाम में जाता है, पुर्तगाली कंपनी के पतन के कारण। तो पहला कारण देखिए, धार्मिक कट्टरता। इनकी धार्मिक कट्टरता बहुत ज़्यादा थी। ये लोग जो थे दूसरे धर्मों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख जो धर्म है उनको बिल्कुल नहीं मानते थे, और अपने ईसाई धर्म को ही, ईसाइयत को ही सबसे बड़ा मानते थे। धार्मिक कट्टर थे, जिसके कारण भारत में, भारतीय लोगों में इनका विरोध हुआ। तो धार्मिक कट्टरता पुर्तगालियों के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण थी। दूसरा कारण क्या था कि जो हमारा पुर्तगाल था, पुर्तगाल पर आधिपत्य हो जाता है स्पेन का 1580 में, और जब स्पेन का आधिपत्य पुर्तगाल पर हो जाता है तो भारत में पुर्तगाली सत्ता धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, एक और कारण था कि पुर्तगाली जो हैं ब्राज़ील की खोज कर लेते हैं, और ब्राज़ील की खोज करने के बाद पुर्तगालियों का मेन फोकस ब्राज़ील हो जाता है और भारत से उनका फोकस हट जाता है। तो इनके भारत में इनके पतन का एक कारण ब्राज़ील की खोज भी है। दूसरा, डच और अंग्रेज जो भारत में आए इसी टाइम पे अपनी अपनी कंपनी लेके, उन कंपनियों को उनके देश की सपोर्ट, उनके देश की जो सरकार थी उसकी ज़्यादा सपोर्ट थी। और यहाँ पे ऑलरेडी पुर्तगाल पर स्पेन का आधिपत्य हो चुका है, तो पुर्तगाल को सरकार की सपोर्ट नहीं मिल रही है, जबकि डचों को और अंग्रेजों को सरकार की सपोर्ट मिल रही है। इस वजह से जो है पुर्तगाली कमज़ोर पड़ जाते हैं और पुर्तगाली कंपनी का भारत में धीरे धीरे पतन होने लगता है। और एक मुख्य घटना ये घटी कि जो मलक्का जिस पर, जिसे हम एशिया का द्वार भी कहते थे, मेन बिजनेस मार्ग था, उस पर आधिपत्य था
पुर्तगालियों का, उन पुर्तगालियों से मलक्का को छीन लेते हैं डच पुर्तगालियों से मलक्का को छीन लेते हैं, और अंग्रेज जो हैं वो पुर्तगालियों से हरमुज को छीन लेते हैं। ठीक है, हरमुज पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है और मलक्का पर डचों का अधिकार हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि इनकी पुर्तगालियों की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये जो अभी देखिए, इसको अधिकार करने के लिए अंग्रेज़ों ने जो है हरमुज को अधिकार में करने के लिए युद्ध भी लड़ा होगा। तो हम अभी युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल कंपनियों के आगमन की बात कर रहे हैं। एक एक युद्ध को हम डिटेल से पढ़ेंगे, वो परिस्थितियाँ क्या रहीं कि युद्ध हो गया, लेकिन अभी हम केवल भारत में पुर्तगालियों के आगमन के विषय में पढ़ रहे हैं। तो डचों ने मलक्का पे कब्जा कर लिया और अंग्रेज़ों ने हरमुज पर कब्जा कर लिया, और पुर्तगालियों कंपनी का जो है पतन होना शुरू हो गया भारत में। लेकिन जब भारत में पुर्तगाली आए थे तो कुछ ना कुछ अच्छा भी किया होगा, कुछ योगदान दिया होगा भारत में इन्होंने। तो वो योगदान क्या क्या था? तो सबसे बड़ा योगदान देखिए, प्रिंटिंग प्रेस लेके आए। कौन? पुर्तगाली। 1556 में गोवा में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगाई। ये पुर्तगालियों का एक अहम योगदान है। प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया 1556 में गोवा में। दूसरा, जो जहाज निर्माण की शुरुआत, भारत में जो जहाज निर्माण की शुरुआत हुई, जो जहाजरानी व्यवस्था समझ में आई, वो भी पुर्तगालियों की ही देन है। पुर्तगालियों के आने के बाद ही भारत में जहाज का निर्माण शुरू हुआ। यांत्रिक घड़ी, मैकेनिकल वॉच भी पुर्तगाली ही लेकर आए थे भारत में। ठीक है, तंबाकू, गन्ना, आलू, पपीता, ये सारी चीज़ें भी पुर्तगाली ही भारत में लेके आए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि पुर्तगाल से ही लेके आए, क्योंकि पुर्तगालियों का जो कब्जा था वो इंडोनेशिया और अन्य छोटे छोटे द्वीप पर पूरी दुनिया में, ब्राज़ील में भी मैंने आपको बताया, तो जगह जगह इनका कब्जा था। ये नई नई जगह खोज करते रहते थे क्योंकि इनकी नौसेना बहुत मजबूत थी। तो ये भारत में तंबाकू, गन्ना, आलू और पपीता लेके आए। जरूरी नहीं कि पुर्तगाल से लाए, लेकिन भारत में जो ये चीज़ें आई ये पुर्तगालियों की ही देन है। तंबाकू, गन्ना, आलू और पपीता, और यांत्रिक घड़ी। ठीक है, और ये एक भवन निर्माण की शैली भी लेके आया। आर्किटेक्चर जो होती है, उस आर्किटेक्चर की एक शैली भी पुर्तगाली लेके आया, जिसका नाम है गोथिक शैली। गोथिक शैली भी भारत में पुर्तगालियों की ही देन है, और गोथिक शैली के जो चर्च हैं वो गोवा में अभी भी बने हुए हैं। गोवा में गोथिक शैली के चर्च अभी भी बने हुए हैं। तो भारत में पुर्तगाली कौन सी शैली लेके आया भवन निर्माण की, आर्किटेक्चर की? उसका नाम है गोथिक शैली। एग्जाम में पूछा जाता है। गोथिक शैली इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। गोथिक शैली, यांत्रिक घड़ी और प्रिंटिंग प्रेस, 3 चीज़ें जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और एक घटना और घटती है 1661 में। ठीक है, 1661 में जब भारत में ऑलरेडी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ब्रिटेन की कंपनी आ गई जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1661 में लगभग जब पुर्तगालियों का पतन ही हो जाता है, तब की बात है ये 1661 में। ये ऑलरेडी हम ईस्ट इंडिया कंपनी की जब डिटेल में पढ़ेंगे, भारत में अंग्रेज़ों का आगमन, तब भी हम इस घटना को पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ कि जो 1661 में क्या होता है, जो पुर्तगाल की राजकुमारी होती है उसका नाम है कैथरीन। पुर्तगाल की राजकुमारी कौन है? कैथरीन। और उस टाइम पे जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का राजा है चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय, तो कैथरीन की चार्ल्स द्वितीय से हो जाती है शादी। ठीक है जी, पुर्तगाल की राजकुमारी है कैथरीन और इंग्लैंड के राजा है चार्ल्स द्वितीय। सन है 1661 और इनकी हो जाती है शादी। तो जब शादी हो गई तो पुर्तगाल क्या होता है, अपनी राजकुमारी के साथ दहेज में इंग्लैंड को दे देता है सालसेट द्वीप। यानी सालसेट द्वीप मतलब उस समय की बम्बई और आज की मुंबई। सालसेट द्वीप देता है इंग्लैंड को। देखिए, पुर्तगाल ने वो गिफ्ट में दिया है इंग्लैंड को, लेकिन इंग्लैंड तो भारत में है नहीं। भारत में कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंग्लैंड उसी सालसेट द्वीप को दे देता है मुंबई को। भारत में जो मुंबई है वो आ गई है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ये भारतीय इतिहास की एक बहुत अहम महत्वपूर्ण घटना है, जो कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी जब पढ़ेंगे तो इस पर हम डिस्कशन करने ही वाले हैं। बस यहाँ याद रखिए कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की जब चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के राजा से शादी हुई तो दहेज के रूप में मुंबई जो है पुर्तगाल ने इंग्लैंड को दे दिया था। तो आई होप भारत में पुर्तगालियों का आगमन, उनका पतन, उनका उद्देश्य और उनके जो योगदान है ये आपके समझ में अच्छे से आया होगा। और हम भारतीय इतिहास की तीसरी क्लास जब आप कंटिन्यू करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे भारत में डचों का आगमन, क्योंकि पुर्तगाल के बाद आते हैं डच। तो अगला जो हमारा लेसन आने वाला है वो भारत में है डचों का आगमन। डच क्यों आए, उस समय पे ऐसी क्या घटनाएं घटी और डचों ने अपना आधिपत्य कैसे जमा लिया पुर्तगालियों के ऊपर और मलक्का पर कैसे कब्जा कर लिया, और डचों ने मेन फोकस करा इंडोनेशिया पर कैसे कैसे किया, ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।